बच्चे जो किस प्रकार के बच्चों को यहाँ आप प्रवेश देते हैं? यहाँ श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित बच्चों को प्रवेश देते हैं। जिसके पीछे क्या प्रेरणा रही? दिव्यांग बच्चों को समाज के अंदर लाना है। ये क्यों पिछड़े रहे हैं, ये अशिक्षित क्यों रहे? क्योंकि पिछड़ने का मूल कारण ही शिक्षा नहीं मिलना। जन्म से वो जो डेफ होता है उसको माँ या पाई नहीं मालूम, माँ उसको सुनता ही नहीं है, शब्द जो सब सुनेगा नहीं वो कैसे बोलेगा। डेफनेस क्या होती है, सबसे बड़ा विषय। इन बच्चों के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा आपको। भाई साहब एक चीज बताइए, आप कोई भी चीज आपने शुरू किया आपको चुनौती नहीं मिली? हर चीज के लिए चुनौती है। गंगा है, बीच बीच में पत्थर आता है लेकिन वो पार कर जाती है। हम तो चाहते हैं चुनौतियां हों तो हम और अच्छे चमकें। इस विद्यालय से निकली बच्चियों ने ब्यूटी पार्लर का भी कोई ऐसा? यस, हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर है। लड़कियां तो बहुत है, मेहंदी है, सॉफ्ट टॉयज बनाती हैं, हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, टेलरिंग सिखाते हैं अपने घरों में। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहती हूँ कि समायोजन नहीं हो पा रहा है इनका, क्योंकि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर। जब तक समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी समायोजन नहीं होगा। तो युवाओं को ऐसे जो इसमें भागीदार बने, बच्चों के प्रति संवेदनशील बने, ऐसा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप आइए स्कूल और एक्सपीरियंस करिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप आएंगे स्कूल में, आप एक्सपीरियंस करेंगे और आप कुछ लेके जाएंगे। जब आप कुछ लेके जाएंगे तो आप वापस आएंगे देने। सबसे बड़ी बात है, इनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हाँ अपने ही छोटी जिंदगी में जी रहे हैं। किसी को अवेयरनेस ही नहीं है दिव्यांगता क्या होती है। और बड़ी बात यह है कि सब आते हैं, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, लेकिन कुछ करने के पीछे कमिटमेंट होना चाहिए कि इनके प्रति आप दया भावना रखें। हाँ, ये विशेष है, ये असहाय नहीं है, एंड दे नो वेरी वेल कि इनकी जगह है दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, जय जय देव घर घर देव। मैं केदारलाल गोचर, कोटा राजस्थान से हमारे देव पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम हमारे देव पॉडकास्ट में पधारे गेस्ट जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे असहाय बच्चों, विशेष बच्चों के लिए आत्मसमर्पण और लगन से जो काम कर रहे हैं, वह हैं सर्वेश्वरी जी रानीवाला। आज हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। ये पिछले कई वर्षों से ऐसे विशेष बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं। उनके जीवन में उजाला लाने के लिए ये उन बालकों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना चाहती हैं, ताकि वो समाज में जाकर अपना विकास और अपनी नई सोच को ऊंचाइयां दे सकें। तो हम सीधे आपको बात कराते हैं श्रीमती सर्वेश्वरी जी रानीवाला से। राम राम साहब। राम राम। आप हमारे देव पॉडकास्ट में पधारे, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में पधारे। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बाधित बाल विकास केंद्र द्वारा संचालित बधिरान विद्यालय में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके पीछे क्या प्रेरणा रही है? सबसे प्रथम देव पॉडकास्ट और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बाधित बाल विकास केंद्र को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया अपने विचार रखने का, धन्यवाद सर। मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे दादा ससुर जी सेठ गणेशी लाल जी रानीवाला एक सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उनकी सोचने की शक्ति अपार थी। 50 साल पहले 1975 में उनको एक विचार आया। उनके एक दोस्त थे जिनकी बेटी डेफ थी। उस फ्रेंड ने बोला इसका क्या करें, तो बोले क्या क्या करें, इसको पढ़ाएंगे और पढ़ाने के लिए हमें एक टीचर चाहिए। तो इन लोगों ने एक टीचर ढूंढा, लखनऊ से एक टीचर को बुलाया जी। और उस टीचर ने कहा एक लड़की अकेले को पढ़ाने से बेटर है कि हम और बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे करके उन्होंने 7 बच्चे कोटा में ढूंढे जी। अपने ही गराज में उन्होंने पढ़ाया, मेरे दादा ससुर जी ने, गणेशी लाल जी रानीवाला ने। और वहाँ से स्कूल की नींव आप सोचिए कि शुरू हुई। आज 2025 में ये स्कूल 50 साल का हो जाएगा।
ना ही एक कोटा को एक स्कूल दिया, लेकिन अपने परिवार में भी उन्होंने एक तरीके का उत्तेजना छोड़ दी ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं, इसमें घुसे। सब व्यापार तो सभी करते हैं और फैमिली का व्यापार सभी करते हैं, लेकिन जो पारिवारिक सोच है उसको आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा दायित्व है। हमें आगे जाके भगवान जब हमसे पूछेगा आपने क्या किया, हम उनको जवाब तो देंगे हमने ये किया। तो ये यहाँ से स्कूल शुरू हुई। 50 साल हो गए स्कूल को। 1975 में ये स्कूल शुरू हुई सब। इसके पीछे क्या प्रेरणा रही? उनकी प्रेरणा थी कि हमें दिव्यांग बच्चों को समाज के अंदर लाना है। ये क्यों पिछड़े रहे हैं, ये अशिक्षित क्यों रहे? क्योंकि पिछड़ने का मूल कारण ही शिक्षा नहीं मिलना। एजुकेशन ही मूल कारण होता है पिछड़ापन का, गरीबी का। माइनॉरिटी जो होता है वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि वो उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, और वो अज्ञानता है ना सिर्फ। और जब आप दिव्यांगता का बोझ लेके चलते हो तो आप अपने आप को सोचते हो कि हम तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, हमें कुछ भी नहीं आता है। तो इस अज्ञानता को दूर करने की सोच रही होगी उनकी। समाज में ऐसे विशेष बच्चे जिनके लिए सेठ गणेशी लाल जी रानीवाला का आपने जिक्र किया, वो इसके संस्थापक बिल्कुल अध्यक्ष रहे हैं, जो भामाशाह के साथ साथ समाज सेवी भी रहे हैं। बिल्कुल जाना पहचाना नाम है कोटा, हाड़ौती में, सभी जगह। बच्चे जो किस प्रकार के बच्चों को यहाँ आप प्रवेश देते हैं? यहाँ श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित बच्चों को प्रवेश देते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया? जुलाई में हमारे यहाँ एडमिशन शुरू होते हैं। हर दिव्यांग दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित को एडमिशन देते हैं। मेडिकल सर्टिफाइड होना चाहिए सरकार से कि ये दिव्यांग है, इतना परसेंट सर्टिफिकेशन होना डिसेबिलिटी का, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आता है और उसको तुरंत एडमिशन दे देते हैं। हम लोग हॉस्टल संचालित करते हैं जिसमें दूर दराज से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। खास करके दूर दराज से बच्चे आते हैं क्योंकि वहाँ पे ये दोहरी मार है पेरेंट्स के ऊपर। एक तो दिव्यांगता और एक गरीबी, ये दो चीज़ जो है वो एकदम इंसान की मोराल को कमज़ोर कर देता है। इंसान की जो मोराल होती है, जो एक जीने की शक्ति होती है, वो ख़त्म हो जाती है। हमें बच्चों को तो काउंसिल करना ही पड़ता है, साथ में पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी पड़ती है कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे आप यहाँ आए हो, इस स्कूल में आए हो, अब इनकी एक दूसरी ज़िंदगी, असली ज़िंदगी शुरू होती है स्कूल में। तो इस मकसद, मतलब यही हम हमारे पेरेंट्स को कहते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं तो उनको हल्की सी आस बनती है, लेकिन जब वो दोबारा आते हैं मिलने तो एकदम उनका चेहरा खिला हुआ रहता है कि हाँ, ये सही जगह हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि सिर्फ एक पढ़ाई नहीं, यहाँ पे हॉस्टल होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, यहाँ तक के यूपी के 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं एमपी के आसपास के एमपी के बच्चे भी पढ़ते हैं हमारे यहाँ, गुजरात का दो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी हाल फिलहाल। तो कहने का ये मेरा तात्पर्य है कि जब आप बच्चे को रखते हो अपने पास तो आप उसका संपूर्ण विकास की सोचते हो, ना सिर्फ पढ़ाई की। हम और उसी उद्देश्य से स्कूल काम करता है कि ये बच्चे सामाजिक और इकोनॉमिकली समाज को वापस दें, सिर्फ लेना। और वो कैसे देंगे वापस? जब वो काम करने लायक हो जाएंगे, व्यवसाय मिलेगा उनको, जॉब्स करेंगे, तब ये कमाएंगे। जब ये कमाते हैं तो ये चीज़ें खरीदते हैं जी। तो इकोनॉमिकली ये वापस देंगे। अगर कोई बच्चा अपनी खुद की दुकान खोलता है, एक सिलाई, हम लोग सिलाई सिखाते हैं बच्चों को, तो हाँ, अगर वो सिलाई की दुकान खोलता है और उसकी अपने गाँव में, और उसका काम बढ़ता है, तो वो एक अन्य टेलर को भी रखता है जी। ये इसका उदाहरण है हमारे पास। तो अन्य टेलर को भी रखता है, तो वो क्या करता है? वो सिर्फ एक जॉब टेकर नहीं, वो जॉब गिवर भी हो जाता है। इकोनॉमिकली आपको वापस देना होता है। हम कहते हैं कि भारत में हम स्किल डेवलपमेंट कराते हैं ताकि जॉब्स मिले बच्चों को। बाधित बाल विकास केंद्र कहती है कि नहीं, जॉब टेकर से बेटर है कि जॉब गिवर। जॉब गिवर जब बनोगे जब एक एंटरप्रेन्योर बनोगे आप।
जी जब तक आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे तो आप जॉब गिवर कैसे बनोगे? जी अब इसका ये है कि हम ऐसे व्यवसाय सिखाते हैं जैसे फैब्रिकेशन है, जी टेलरिंग है, मसाला पीसना है और कंप्यूटर्स है। इसकी एक दुकान तो आप अपने गांव में लगा सकते हो। आजकल क्या हो गया है कि जो किसान है वो बहुत गरीब हो गया है। वो उसकी इनकम इतनी लो है, सालाना इनकम, कि वो अपना पेट नहीं भर सकता है। लेकिन जब उसका बच्चा, दिव्यांग बच्चा, पढ़ लिख कर अपने गांव में एक दुकान खोलता है, हर गांव में सिलाई की ज़रूरत होती है, फैब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, ट्रैक्टर्स है, मरम्मत होती है, सब कुछ होता है। हर गांव में चक्की की ज़रूरत होती है। तो अगर वो खोलता है तो वो क्या हो जाता है, उसकी इज्जत गांव में बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक दुकान लेके बैठा है। आपने ये बताया कि यहाँ छात्रावास भी है, हाँ जी। तो पूरे विद्यालय में छात्रावास के बच्चे पढ़ते हैं या डे स्कॉलर भी हैं? हम दोनों हैं। डे स्कॉलर कोटा के तकरीबन 100 बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ, और 2023-24 में हमने एक लड़कियों का छात्रावास भी खोल दिया है जी। तो अभी फिलहाल 20 लड़कियां हैं लड़कियों के छात्रावास में। और वो लड़कियां, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लोकल लड़कियां आती हैं पढ़ने, जो डे स्कॉलर है, उनसे अच्छी लड़कियां पढ़ती हैं जो गाँव। इसका ये मतलब हुआ कि गाँव में क्या, भारत में जितनी लड़कियां हैं जितने लड़के हैं, तो इतने ही दिव्यांग लड़कियां हैं जितने लड़के हैं। रेशियो तो वही है। मौका दे रहे हैं, हमको मौका मिला है लड़कियों का हॉस्टल खोलने का। हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे खोलने की। तो विद्यालय में कितने बच्चे हैं छात्रावास सहित? छात्रावास में 160 बच्चे हैं जी। और तकरीबन 100 बच्चे डे स्कॉलर हैं, आते जाते हैं सुबह शाम, घर चले जाते हैं। हाँ, लेकिन वो भी बहुत गरीब हैं। हाँ। वो भी मार्जिनलाइज्ड हैं, दिहाड़ी वर्कर्स हैं, ऐसे ही लोकल छोटे मैकेनिक है, इन सब के बच्चे हैं हमारे यहाँ। तो जो हमारे स्कूल की जो प्रोफाइल है वो बेसिकली मार्जिनलाइज्ड बच्चों की प्रोफाइल है, एकदम गरीब बच्चों की प्रोफाइल है। तो स्कूल कोशिश करके उनके पेरेंट्स को भी हम कहते हैं कि आप कोई चिंता की बात नहीं है, आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। तो ये जो विशेष बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए कोई विशेष तकनीकी की ज़रूरत होती है, तो वो ऐसी कौन सी तकनीकी है जिससे इनको पढ़ाया जाता है? स्पेशल बीएड, स्पेशल डीएड ट्रेंड टीचर्स होते हैं हमारे यहाँ, आरसीआई से प्रमाणित होते हैं। आरसीआई सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत आता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या पुनर्वास केंद्र है ना। तो सारे टीचर्स को बीए के बाद स्पेशल बीएड करना पड़ता है जी। या फिर 12th के बाद स्पेशल डीएड करना पड़ता है। हियरिंग डिसेबिलिटी में और विजुअल डिसेबिलिटी में और एमआर में 3 तरह की दिव्यांगता है, एमआर और हियरिंग डिसेबिलिटी और विजुअल डिसेबिलिटी। चूँकि हमारे यहाँ सिर्फ विजुअल डिसेबिलिटी और हियरिंग डिसेबिलिटी के बच्चे रखते हैं हम, तो हमारे सारे टीचर्स ट्रेंड है, हमारा स्टाफ ट्रेंड है। ट्रेंड तो है, लेकिन जब वो स्कूल आते हैं, हमारे स्कूल ज्वाइन करते हैं, जब वो जॉब लेके आते हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ कि तुम लोग स्पेशल से स्पेशल हो, क्योंकि तुम लोगों ने ये एक टॉपिक, ये एक विषय पे तुमने बीएड किया है, तुमने इसको अपना जीवन बनाया है। सामान्य बच्चे को पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन इनको पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसलिए आप स्पेशल से स्पेशल हो। आपकी जिम्मेदारी दुगनी है और आप उनसे अच्छा काम कर रहे हो। और आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स आते हैं जॉब लेके, लेकिन उनका भाव चेंज हो जाता है जब वो वहाँ काम करते हैं। काम करते करते उनका भाव सेवा से भक्ति हो जाती है जी। एक होती है सेवा तो सेवक करता है, लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त सेवा से ऊपर एकदम सारे जितना भी हमारा स्टाफ है, 2 बजे रात को भी उनको कॉल करोगे वो हाजिर रहेंगे। हमारे बच्चों के जो हम बाहर भेजते हैं, प्रोग्राम्स में भेजते हैं, कंपटीशन में भेजते हैं, स्टाफ तत्पर रहता है ले जाने के लिए। मैं अपनी टीम को मेरे अपनी टीम की बहुत सराहना करूंगी, क्योंकि बिना स्टाफ के तो बाधित बाल विकास केंद्र कुछ है ही।
बिल्कुल, टीम भावना से काम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टीम है हमारी जी। और टीम भावना से ही काम होता विद्यालय का स्तर है। 12वीं है हमारी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी 2022-23 में हो गई थी, ये मान्यता मिल गई थी आरबीएससी की जी। और 2010 में इसको 10वीं की मान्यता मिली और उसके पहले 8वीं और 5वीं की है। हर ऐसे शुरू हुई प्राथमिक, प्री प्राथमिक, प्राथमिक। तो जो बधिर बच्चे होते हैं इन्हें कौन सा मेथड अपनाया जाता है? साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाता है, इंडियन साइन लैंग्वेज, भारतीय सांकेतिक भाषा के थ्रू पढ़ाया जाता है। भारतीय और उसके साथ साथ विजुअल से हम लोग ने एलईडी प्रोजेक्टर के थ्रू, स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाते हैं हम लोग इनको। पढ़ाई 3D होनी चाहिए, हर सामान्य आदमी की भी पढ़ाई 3 डायमेंशनल होनी चाहिए, विजुअल, हियरिंग एंड टचिंग। तो लेकिन इन लोगों को सुनता तो है नहीं, तो हियरिंग है ही नहीं, तो इनकी है टचिंग एंड सीइंग, है ना। तो 3 डायमेंशनल पढ़ाई की सोच रहती है हमारी। इमोशनल भी है, इमोशनल, क्रिएटिविटी। इन लोग, हमारे यहाँ एक रिसोर्स रूम बना हुआ है, रिसोर्स रूम जिसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हम लोग सब जितना मुझे लगता है कि अगर मेरे को इतना अच्छा एजुकेशन मिला है तो मैं सोसाइटी को वापस वही एजुकेशन दूँ जो मैंने सीखा है। और दृष्टिबाधितों के लिए उनको ब्रेल से पढ़ाया जाता है और उनका मीडियम से ब्रेल के अलावा आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो उनको हम लोग डेजी प्लेयर है, एक रिकॉर्डिंग के लिए एक प्लेयर होता है, उसका नाम होता है डेजी प्लेयर। तो डेजी प्लेयर में सारी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं वो लोग, स्कूल क्लास की जितनी भी पढ़ाई होती है, और वापस हॉस्टल जाके अपने कमरे में जाके अपने घर जाके उसको सुन के वापस पढ़ते हैं। प्लस जितनी बुक्स होती है वो ब्रेल की बुक्स भी होती है, उनकी जो उनकी टेक्स्ट बुक्स होती है वो ब्रेल में होती है जी। लेकिन जो ब्रेल है वो 8वीं तक ठीक है, उसके बाद इनको सारी इनकी पढ़ाई ऑडियो होती है जी। और इनको राइटर मिलता है एग्जाम में, 8th स्टैंडर्ड में राइटर मिलता है एग्जाम में। 7th स्टैंडर्ड का राइटर 8th स्टैंडर्ड में मिलता है। वो सारी इनकी पढ़ाई इनकी एग्जाम में राइटिंग करते हैं। तो शिक्षा के साथ साथ और भी एक्टिविटीज इनको निखारने के लिए इनके जीवन में, शिक्षा के साथ साथ मैं ये कह दूं कि हमारी स्कूल में शिक्षा तो है ही, लेकिन शिक्षा थोड़ी सेकेंडरी हो गई है अब जी। हम लोगों ने स्कूल को 4 हाउसेज में डिवाइड किया है। सारे बच्चे 4 हाउसेज में हैं, टोटल 260 बच्चे 4 हाउसेज में हैं और टीचर्स भी हाउसेज में डिवाइडेड हैं। और फिर हमने हाउस कैप्टन और वाइस हाउस कैप्टन बनाया है। अब सारी एक्टिविटी सब इसमें होती है, जितना भी ड्रामा हम लोग के यहाँ कॉम्पिटिशन होता है, जितना भी स्पीच का कंपटीशन होता है, जितना भी खेलकूद का कंपटीशन होता है, एथलेटिक्स का भी हमारे यहाँ वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे हमने स्पोर्ट्स डे मनाया था, और क्रिकेट मैच होता है, डॉज बॉल, रस्साकस्सी, सब कुछ हाउसेज में होता है। तो इससे क्या होता है, जब हम कंपटीशन करते हैं हाउसेज में तो एक तो टीम स्पिरिट बनती है, लीडरशिप क्वालिटी आती है, टॉलरेंस बढ़ती है, कंपेटिटिवनेस बढ़ती है, जीतने की एक होड़ रहती है। तो इससे बच्चों का टोटल विकास होता है जो हम आम नहीं कर सकते। ये कुछ 4-5 साल से हमने शुरू किया है। इसके पहले हमारे बच्चे बस खेलते थे, फिनिश हो जाता था, प्राइज घर ले जाते थे। लेकिन अब जो साल के एंड में, जैसे अभी हमारे डिसेबिलिटी डे में जिस हाउस में सबसे ज़्यादा कप्स, मेडल्स, ट्रॉफीज मिली, उस हाउस को एक बड़ी ट्रॉफी देते हैं। तो वो ऐसा उनमें को दूसरे हाउसेस को ऐसा लगता है कि अगले साल हम जीत के आएंगे। तो इस तरीके से हम उनका डेवलपमेंट करते हैं कि कोई भी कंपटीशन करते हैं वो 4 हाउसेस में। तो ये जितनी भी सह शैक्षिक गतिविधियां करा रहे हैं आप, जिसमें खेल के साथ साथ दूसरी भी टेक्निकल, ड्रामा है, डांस है जी, ड्रामा है, डांस है, माइम एक्टिंग है। माइम एक्टिंग मीन्स जो डेफ बच्चे हैं वो इशारों से, पूरा ड्रामा ही है। बहुत सारी गतिविधियां हैं हमारे, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होती रहती हैं, साल भर है हमारे यहाँ। एक तरह का एक महीने में हम एक बाल सभा करते हैं जी। उस दिन टोटल एक्टिविटी डे होती है, उसमें 3 एक्टिविटी करवाते हैं। ड्राइंग कंपटीशन काइंड ऑफ होता है, कोई भी रिटन कंपटीशन होता है, जनरल नॉलेज का कंपटीशन होता है,
ये होता है, एक खेलकूद का कंपटीशन होता है और एक पीटी होती है उनकी। तो ये हम बाल सभा हफ्ते में महीने में एक बार कराते हैं, तीसरे सैटरडे को कराते हैं जी। तो ये बच्चे जैसे सरकारी योजनाओं के तहत जैसे एनसीसी, स्काउट गाइड, ऐसी भी कोई गतिविधियां विद्यालय में चलती है? भारत स्काउट से जुड़ी हुई है हमारे बच्चे। तो हमारे पास अपनी एक टीम है भारत स्काउट्स की। इस साल हमने गर्ल्स का भी गाइड का भी खोला है इसको जी। यहाँ मैं कहना चाहूँगी हम लोगों ने खोल लिया, लेकिन यहाँ पे सरकार की भारत जो स्काउट्स हैं, जो मैनेजमेंट है स्काउट्स का, जो स्काउट के लीडर हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते हमारी स्कूल की तरफ। मुझे बारंबार उनको याद दिलाना पड़ता है हम भी जिंदा हैं। इन बच्चों के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा आपको। भाई साहब एक चीज़ बताइए, आप कोई भी चीज़ आपने शुरू किया आपको चुनौती नहीं मिली? हर चीज़ के लिए चुनौती है। और अगर आपने गंगा है, बीच बीच में पत्थर आता है, लेकिन वो पार कर जाती है। हम तो चाहते हैं चुनौतियाँ हों तो हम और अच्छे चमकें जी, है ना। तो हर चीज़ के लिए चुनौती है। मैं तो कह रही हूँ मेरे दादा ससुर जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन्होंने ये स्कूल खोली और पेरेंट्स को कन्विंस किया कि आपके लिए दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। समाज को अवेयरनेस कराई। एक खोलना बहुत मुश्किल की बात है। हम तो क्या कर रहे हैं साहब, हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार का भी कोई सहयोग मिलता है? हमारी स्कूल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़ी हुई है और हमें अनुदान वहाँ 100% अनुदान वहाँ से मिलता है। छात्रावास के लिए भी मिलता है? छात्रावास के लिए मिलता है और टीचर्स का अनुदान मिलता है। हमें डे स्कॉलर्स का कुछ नहीं मिलता है, जबकि डे स्कॉलर्स के बच्चे बहुत गरीब होते हैं, तो उनके पास यातायात के पैसे भी बहुत मिनिमम मिलते हैं, 100 रुपया महीने का। ट्रांसपोर्ट वाउचर बनता है क्या इनका? ट्रांसपोर्ट वाउचर 100 रुपया महीने का बनता है, जबकि 3000 रुपये लेता है ऑटो वाला आने का। जी जी, है ना। तो इन लोगों के लिए, और दिहाड़ी काम करने वाले के पास इतना पैसा। तो इसमें सरकार के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ के लिए सरकार को लिखती हूँ। जो भी मेरे अड़चने में मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं उसको सरकार के लिखती हूँ। मैं नहीं कहती अनदेखी होती है, धीरे धीरे होगी। काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। पहले हमारे टीचर्स को बहुत कम मानदेय मिलता था, लिखते बढ़ाते अब उनको ठीक ठाक मिलने लगा है। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो गाड़ी के 4 पैर होते हैं जी। एक तो होता है बच्चा, एक होता है पेरेंट्स, एक सरकार और एक हम। तो ये सब चारों साथ में चलने चाहिए जी, तभी वो गाड़ी चलती है। तो अगर बाधित बाल विकास केंद्र अच्छा चल रहा है तो फिर गाड़ी चारों सही काम कर रहे हैं। इसमें समाज और अभिभावकों की क्या भूमिका रहती है? अभिभावक तो बहुत गरीब हैं, उनका सपोर्ट तो यही है कि वो उस बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल पढ़ने जी। और जैसे मैं कहूँगी कि आज के दिन हर बच्चा IIT करके बाहर जाता है पढ़ने, या B.Tech करके कहीं से भी बाहर जाता है, अब्रॉड चला जाता है। उनके पेरेंट्स ने कभी देखा ही नहीं अब्रॉड, वो भी रहने गए 6-6 महीने जी। अपने बच्चों के पास। सो अगर वो गए अब्रॉड, मतलब सामान्य बच्चे, तो इन बच्चों के लिए भी इनके पेरेंट्स यहाँ भेजते हैं तो उनको भी एक इच्छा होती है कि हमारे बच्चे, उनको भी उन्होंने एक नई चीज़ देखी। गाँव से बच्चे आते हैं शहर, और ये बच्चे जो एकदम ही अलग लगते हैं अपने पेरेंट्स से, ये बच्चे एकदम अलग लगते हैं, स्मार्ट जी। आजकल का बच्चे की महत्वाकांक्षाएं बहुत होती है, चाहे वो गांव का हो या वो इंटरनेट सब जगह पहुंच गया है। ऐसे बच्चों में विशेष लगन होती है, अलग ही एक मतलब प्रखरता होती है, मुझे इंटेलिजेंसी होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है ये सामान्य बच्चों के जैसे है, इतनी है। इनको क्या मिलता है, जितना स्टिमुलाई मिलेगा उतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा। ये नेचुरल प्रक्रिया है। हमको लगता है कि इनमें विशेष होगी, इनमें ये होगी, नहीं। बच्चे का के घर का वातावरण क्या रहा है। आपको पता है बच्चे की साइकोलॉजी 6 साल तक में बन जाती है पूरी। चाइल्ड साइकोलॉजी में सबको ज्ञात है कि बात। तो 6 साल तक तो बच्चा अपने घर पे रहता है, जहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस मिलती है या नहीं मिलती है कुछ पता नहीं, तो उसका दिमाग वहीं सेट हो जाता है। ब्रेन एक छोटे कंप्यूटर के जैसे है, सारे एक्सपीरियंसेस ब्रेन में स्टोर होते हैं जी।
जैसे स्टिमुलाई मिलता है रिस्पॉन्स आता है ब्रेन में से, बड़े होके भी। तो इसलिए जितनी जल्दी वो स्कूल आए, हम लोग हमारे पास प्री प्राइमरी सेक्शन है, किंडरगार्टन चलाते हैं हम, जितनी जल्दी बच्चा आए इतना बच्चे के लिए अच्छा है। तो बच्चा आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपना स्वरोजगार चला सके, ऐसा आप बिल्कुल के लिए तो ऐसा कोई उदाहरण है जो बच्चे कर रहे हैं? बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, मेरे बच्चे मेरे स्कूल में भरे पड़े हैं। हमारे पास टेलरिंग हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा है। और हाल फिलहाल एक लड़का है मोरपाल गुज्जर उसका नाम है, वो एक गांव मोटुंडा गांव है, माटुंडा का। हाँ, माटुंडा में उसने अपनी दुकान खोल रखी है। अभी वो हमारे स्कूल में आ गया है, जॉब कर रहे। उसने अपने दुकान पे 4 टेलर्स बिठा दिए जी। तो वहाँ से भी उसको रोजगार मिल रहा है, प्लस यहाँ स्कूल में भी आ गया है काम करने, बच्चों को सिखाने। वो बच्चों को 2 से 4 हमारी क्लासेस चलती हैं, 2 से 4:30 बजे तक। तो वो बच्चों को सिखाता भी है, टेलरिंग भी करता है। और उसने अपनी दुकान इतने सालों तक चलाई। अब उसने 4 टेलर्स बिठा रखे हैं और वो देखिए इतना सक्सेसफुल है। दिस इज़ वेरी गुड। हमारे बच्चे रेलवेज में काम करें, बहुत जगह फैब्रिकेशन है। 2 बच्चे, एक परिवार है जिसमें 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 तो डेफ है और एक दृष्टिबाधित है। तो दृष्टिबाधित की तो अभी डेथ हो गई, और 3 बच्चे इलेक्ट्रिशियंस बन गए हैं। वो भी राजेश जी नागर, राजेश गौतम जी। हाँ, तो उसके तीनों जो भाई हैं उन्होंने बिजली की दुकान खोल रखी है यहीं तलवंडी में, और वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे सारे काफी ब्लाइंड बच्चे हमारे। ये बच्चे जब मैं भी वहाँ इस विद्यालय से जुड़ा था और मेरे को भी सेवा का मौका मिला, तो ये बच्चे जो राजेश वगैरह है, एक और दृष्टिबाधित बच्चा है जो कल्याण सिंह जी हारा जो है, वो भी हमारे स्कूल के हैं। वो महारानी संगीत विद्यालय के प्रिंसिपल बने हैं। और बहुत है हमारे बच्चे। रोहित श्रीवास्तव है, वो लेक्चरर कॉलेज में बन गया। काफी ऐसे बच्चे जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है बिल्कुल। और अपने जीवन में कामयाबी हासिल की है, अपने लेवल तक है, जिसके उदाहरण है ये बच्चे। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहती हूँ कि समायोजन नहीं हो पा रहा इनका जी, क्योंकि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। जब तक समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, समायोजन नहीं होगा इनको। सरकार भी उनको 1% जॉब्स देती है। इसके लिए एक एकीकृत शिक्षा का भी इन्होंने राज्य सरकार द्वारा, मैं सरकार से एक ही चीज कहूंगी, देखिए जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो मूक बधिर और जो दिव्यांगजन की शिक्षा प्रणाली है, वो शिक्षा विभाग से नहीं जुड़ी हुई है। इनका अलग से कोर्स बनना चाहिए जी। हम वही कोर्स पढ़ा रहे हैं जो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं और छोटा कोर्स पढ़ाते हैं। तो मेरा यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इनके लिए अलग से एक पॉलिसी, एक अलग से इनके लिए एक शिक्षा का पैटर्न, खास करके डेफ बच्चों को। आपको पता होगा कि डेफ बच्चों के पास वोकैबुलरी नहीं होती है। जन्म से वो जो डेफ होता है उसको माँ या पा ही नहीं मालूम, माँ उसको सुनता ही नहीं है, शब्द जो सब सुनेगा नहीं वो कैसे बोलेगा जी। डेफनेस क्या होती है? सबसे बड़ा अभिशाप होता है, क्योंकि आप सुनते नहीं हो, आपको पता है, सिर्फ जो आप देखते हो वही आपको पता है जी। वोकैबुलरी नहीं है, वो वर्ड सेंटेंस नहीं बना पाता प्रॉपर्ली। उसको कहाँ वर्ब संज्ञा लगानी है, कहाँ वर्ब लगाना है, उसको यही नहीं मालूम होता है। और लेकिन भारतीय सांकेतिक भाषा में लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है, उसमें ग्रामर भी है, व्याकरण भी है जी। तो उससे वो काम चलाता है। लेकिन जो लिखता है शब्द, तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि सरकार को इनके लिए एक अलग से कोर्स बनाना चाहिए पढ़ाई का, डेफ बच्चों के लिए, खास करके डेफ बच्चों के लिए। ये आप अभी जो आधुनिक ज़माने में जो कंप्यूटर्स का ज़माना है, तो इसके बारे में इसमें भी कुछ सिखाते हैं बच्चों को? हम लोग ब्लाइंड को भी सिखाते हैं और डेफ को भी सिखाते हैं। हम लोग MS ऑफिस सिखाते हैं, टैली है, डेफ बच्चों को सिखाते हैं, ब्लाइंड बच्चों को भी सिखाते हैं। और ब्लाइंड बच्चों को टॉक बैक मेथड से, जॉर्ज टॉकिंग सॉफ्टवेयर आता है उससे सिखाते हैं। वो टॉक बैक करता है, हमारे मोबाइल पे भी सब चीज़ टॉक बैक करती है। एक ऐप है, उसमें आप डाउनलोड करेंगे तो आपको जो आप बोलोगे
वो वापस आएगा, आपको सुनता है ना। जी। सो सिर्फ ब्लाइंड बच्चे ऐसे ही करते हैं, दे टॉक बैक। संगीत की भी कोई पोलाइट संगीत, बिल्कुल संगीत शिक्षा भी है हमारे यहाँ ब्लाइंड बच्चों के लिए। अभी तो नहीं कोई इतना बड़ा, कल्याण सिंह जी हाड़ा हमारे यहाँ से निकले हैं। हाँ जी। वो संगीतज्ञ ही हैं। हाँ। अब ये मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ से कोई निकले, इंडियन आइडल तक पहुँचे। भविष्य की क्या योजना है इस विद्यालय के लिए? भविष्य तो बहुत ब्राइट है इस विद्यालय का। हमने एक गर्ल्स स्कूल अलग से विद गर्ल्स हॉस्टल यूआईटी में ज़मीन के लिए लिखा है। हम चाहते हैं कि एक अलग से लड़कियों की स्कूल खुले, जिसमें लड़कियां उतनी ही आज़ादी से खेले कूदे जितने हमारे लड़के यहाँ करते हैं। लड़कियों की नीड्स बहुत होती हैं, वो अलग होती हैं। उनको इतना ही खेलना कूदना हो चाहिए जितने लड़के खेलते, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं कर पाते हैं। वो उन पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक अलग से स्कूल खोलें, ताकि हम, और उसको मैं सीबीएसई पैटर्न पे चलाऊंगी, ताकि ये बच्चे बिल्कुल सोसाइटी में एक लड़की 7 जनरेशंस डाउन तक इफेक्ट करती है। एक बेटी पढ़ेगी 7 बेटी तरेगी, ऐसा कहा गया है। और इस विद्यालय से निकली बच्चियों ने ब्यूटी पार्लर का भी कोई ऐसा? यस, हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर है। लड़कियाँ तो बहुत है, इतनी बढ़िया से घर संभालती हैं, अपना मेहंदी लगाती हैं, मेहंदी है, सॉफ्ट टॉयज़ बनाती हैं। हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, टेलरिंग सिखाते हैं अपने घरों में। बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। सही है। तो युवाओं को ऐसे जो इसमें भागीदार बने, बच्चों के प्रति संवेदनशील बने, ऐसा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को, खास करके युवाओं को, क्योंकि आजकल तो इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत यंग पॉपुलेशन है, युवा ही है यहाँ पे। आप आइए स्कूल और एक्सपीरियंस करिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप आएंगे स्कूल में, आप एक्सपीरियंस करेंगे और आप कुछ लेके जाएंगे। जब आप कुछ लेके जाएंगे तो आप वापस आएंगे देने। सबसे बड़ी बात है, इनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हाँ अपने ही छोटी जिंदगी में जी रहे हैं। किसी को अवेयरनेस ही नहीं है दिव्यांगता क्या होती है। और बड़ी बात यह है कि सब आते हैं, हमें कुछ करना है, लेकिन कुछ करने के पीछे कमिटमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए आप प्रचार प्रसार कुछ तो करते होंगे? आजकल तो सोशल मीडिया, हम लोग का हैंडल है बाधित बाल, इंस्टाग्राम पे हम लोग बाधित बाल विकास केंद्र है, फेसबुक पे है, हम लोग हैं, यूट्यूब पे हमारा हम डालते बाधित बाल विकास का पेज है। लिंक्डइन में हम कर रहे हैं अपनी कोशिश। लेकिन मैं चाहती हूँ कोई आके मेरा सोशल मीडिया अकाउंट संभाले, टोटल संभाले। कोई यंग बच्चा आए और बोले लाइए मैं संभालता हूँ, ताकि वो एक दूसरा एंगल देगा। मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया है, लेकिन अभी कोई सेटिस्फैक्टरी आया नहीं है कोई आगे। कोई भी चीज़ करने के लिए भाई साहब एक कमिटमेंट चाहिए जी। शुरू तो सब करते हैं, लेकिन टिक के करना काम, तभी आप आगे जाते हो। जी। ऐसा काम, जब सोशल समाज सेवा में आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो क्या इस विद्यालय को कभी कोई ऐसा राज्य सरकार द्वारा या कहीं से पुरस्कृत किया गया? हाँ जी, हमारे को राज्य सरकार द्वारा भी पुरस्कृत किया गया भाई जी औरों को। मुझे कई साल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पुरस्कृत किया है। समाज करती रहती है, कभी कोई संस्था हमें कोई करती रहती है। जब मैं इस विद्यालय में था उस समय भैया जी, जो सेठ गणेशी रानी वाला जी, एक बहुत बड़े समाज सेवक थे, तो उस समय राज्यपाल महोदय भी इस विद्यालय में पधारे थे। एसपी रेड्डी वगैरह जी आए थे। बिल्कुल। जब मैं वहाँ प्रधानाध्यापक था। आते सब आते हैं हमारे स्कूल को, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो कॉल भी करते हैं। उनको कोई विशेष सबको अवेयरनेस है स्कूल के बारे में कि स्कूल चल रही है। और अब तो सामाजिक न्याय, जयपुर में सामाजिक न्याय में अधिकारिता विभाग में हमारी स्कूल का बहुत अच्छा एक स्टैंडर्ड हो गया है। राजस्थान में तीसरे नंबर की 1 2 3 में कोई से नंबर भी मिल सकते हैं स्कूल को, इतनी अच्छी चलती है अपनी स्कूल। मैं ये कहना चाहूँगी कि इनके प्रति आप दया भावना रखें, क्योंकि ये जैसे कि असहाय नहीं है। आपने शुरू में कहा ये असहाय नहीं है। सही नहीं, विशेष प्रकार। हाँ, ये विशेष है, ये असहाय नहीं है। एंड दे नो वेरी वेल कि इनकी जगह है दुनिया में। बस हमें इनको
जैसे एक मिट्टी को बनाते हैं, कुम्हार बनाता है, वैसे इनको बनाना है। तो ये ऐसे बच्चों के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ऐसे बच्चों के लिए, इन नहीं, बच्चों के अभिभावकों को भविष्य बहुत ब्राइट है, बहुत बहुत अच्छा है भविष्य। और आप आइए स्कूल में, बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, आइए, इनको इनका पढ़ने का हक दीजिए। अगर आप इनको पढ़ाते नहीं हो तो आप इनका हक छीनते हो। हर बच्चे को पढ़ने का हक है, और वो भी अव्वल टीचर से, क्वालिफाइड टीचर से। हमारे राइट टू एजुकेशन में एक क्लॉज है that every child is entitled to good education and at also good education from good qualified teachers. बाधित बाल विकास केंद्र में सब क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और नहीं भी है, जब आते हैं ज्वाइन करते हैं, वो धीरे धीरे वो खुद ही इतने बढ़िया हो जाते हैं, दे बिकम मास्टर्स इन द ट्रू सेंस। जी हाँ, यहाँ गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ दूसरा भी सब कुछ मिलता है, बहुत कुछ। एक सहानुभूति, एक मन में फीलिंग, एम्पैथी। सहानुभूति तो एक तरफ है, एम्पैथी एक फील होनी चाहिए। बिना फील के आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो सामान्य विद्यालय, इस विशेष विद्यालय में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता। मैं तो इसको सामान्य से भी सामान्य बनाने वाली हूँ। मैंने तो इसका बीड़ा उठा रखा है साहब, इसको मैं। लेकिन अब राज्य सरकार ऐसा चाह रही है कि ये सामान्य विद्यालय में से बच्चों को प्रवेश दें। जरूर दे उसके लिए, क्योंकि विशेष अध्यापक अभी नियुक्तियां दी है राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार ने किसमें दी है? सामान्य विद्यालयों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। कितनी दी है? कुछ परसेंट तो दिए, ऐसा नहीं सर, ब्लॉक लेवल पे एक टीचर है। हाँ जी, हाँ ऐसा। उससे क्या होएगा मुझे बताइए, उससे क्या होगा? एक टीचर एक ब्लॉक में। तो इसको कैसा मानते हैं आप, कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल, मेरे को तो बिल्कुल सही नहीं लगता है ये। आप बताइए कि एक श्रवण बाधित स्पेशल टीचर वो मंद बुद्धि वाले को कैसे पढ़ाएगा? एक मंद बुद्धि वाला टीचर अंधे बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? जी। और इतनी स्कूल्स, एक ब्लॉक में कितनी स्कूलें होती हैं? ये जब एकीकृत शिक्षा का फाउंडेशन डॉक्टर जाकिरा थे, उस सेमिनार में मुझे भी बद्रीनाथ विद्यालय के माध्यम से जाने का सौभाग्य हुआ था। तो मैंने वहाँ इस बात को उठाया था कि एकीकृत शिक्षा नीचे धरातल पर नहीं चलेगी, नहीं चलती, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है। देखिए, सरकार की सोच बहुत अच्छी है। दिल्ली अलियावर जंग में सेमिनार थी। जी, मैं कहना चाहती हूँ सरकार की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे नहीं हो पा, बहुत हो नहीं पाता है। सरकार कहती है पैसे नहीं है, दे डोंट हैव फंड्स, फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है। नेचुरली फाइनेंशियल स्थिति खराब होगी जब आप, बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत पॉलिटिकल बात है, लेकिन जहाँ जाना चाहिए वो पैसे तो जा नहीं रहा, और कह रहे हो फंड्स नहीं है। शिक्षा का बजट जो होना चाहिए वो इस क्षेत्र में, हर चीज़ का बजट बना हुआ है, लेकिन वो बजट टाइम पे मिलता ही नहीं है जी, क्योंकि वो पैसा वहाँ से निकाल के दूसरी जगह बांटे जा रहे हैं। इसलिए सरकार की बहुत इच्छा है, अच्छी इच्छाएं होती हैं। इतने बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स बैठे हैं, प्लानर्स बैठे हैं, एंड वो सब प्लान करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जी, तो आप हमारे इस देव पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसे बच्चों के अभिभावकों को, समाज को ऐसा कुछ संदेश दें ताकि इस विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चे ऐसे जुड़ें। यदि आपके नॉलेज में कोई बच्चा हो जो अशिक्षित हो और दिव्यांग हो, कहीं भी हो, उसको भेजिए। हमारी स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई, निःशुल्क हॉस्टल फैसिलिटीज़, सब कुछ निःशुल्क है। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, अपने मिलने वालों से कहिए, कहीं भी आपको मिले कोई बच्चा, उसको भेजिए हमारे पास, हम उसको पढ़ा लिखा के तैयार करेंगे आगे बढ़ने में। तो ये थी समाज सेविका सर्वेश्वरी जी रानीवाला, जिनसे हम बात कर रहे थे, जो बाधित बाल विकास केंद्र द्वारा संचालित बद्रीनाथ विद्यालय है, इसमें प्रवेश के लिए ऐसे बालकों को भेजें। वहाँ शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक प्रकार की तकनीकी, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कंप्यूटर
कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो सभी से ये आग्रह है कि आप, मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, आप जो साथ दो तो और बात है। यूँ चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हमारे स्टूडियो में आज बस इतना ही। राम राम साहब, आप हमारे पधारे। आपका बहुत बहुत जय, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आपने धन्यवाद। मुझे सुना। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातचीत आपको पसंद आई होगी। यदि हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड को मिस न करें। आप हमें अपने सुझाव और विचार भी हमें भेज सकते हैं, ताकि हमारे नए पॉडकास्ट में हम कंटेंट को बहुत बेहतर बना सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम साहब। जय जय देव, घर घर देव।